नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी अनोखी फैक्ट्री के अंदर चलते हैं जो कभी बंद ही नहीं होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पर्म फैक्ट्री की, जहां हर सेकंड में 1500 स्पर्म तैयार होते हैं। हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। हर एक सेकंड 1500 नए स्पर्म सेल्स। जरा सोचिए, ये एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है जो कभी नहीं रुकती, दिन रात चलती रहती है। मतलब सच में एक बायोलॉजिकल अजूबा है ये। तो सवाल यही उठता है कि शरीर आखिर ये कमाल करता कैसे है? इस जबरदस्त प्रोडक्शन प्रोसेस के पीछे का साइंस क्या है? तो चलिए इस फैक्ट्री का एक पूरा टूर करते हैं। हम समझेंगे कि फैक्ट्री के अंदर का माहौल कैसा है, फिर देखेंगे कि रॉ मटेरियल मतलब स्टेम सेल कैसे तैयार होता है। इसके बाद जेनेटिक ब्लूप्रिंट को आधा करने का प्रोसेस समझेंगे, फिर सेल के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कौन से हार्मोन्स इस पूरी फैक्ट्री के मैनेजर हैं और आखिर में इस प्रोडक्शन की अहमियत क्या है। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, स्पर्म फैक्ट्री के अंदर। चलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक टूर लिया जाए। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं क्या? असल में ये टेस्टिस के अंदर मौजूद बहुत ही बारीक और कसकर लिपटी हुई नलियां हैं, और यही है हमारी फैक्ट्री का मेन असेंबली लाइन फ्लोर, जहां स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनाने का सारा काम होता है। अच्छा, तो किसी भी फैक्ट्री की तरह यहाँ भी काम करने वाली एक पूरी टीम है। सबसे पहले हैं सर्टोली सेल्स। इन्हें हम नर्स सेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका काम है बनते हुए स्पर्म का ध्यान रखना, उन्हें पोषण देना। फिर आते हैं लेडिग सेल्स। ये हैं टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूसर्स, जो इन ट्यूब्यूल्स के बीच में रहकर अपना काम करते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी जर्म सेल्स। ये समझिए कि हमारा रॉ मटेरियल है जिनसे आगे चलकर स्पर्म बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, स्टेम सेल से स्पर्मेटोसाइट तक। यहीं से हमारी असेंबली लाइन की असली शुरुआत होती है, जहां रॉ मटेरियल को न सिर्फ तैयार किया जाता है बल्कि उसकी संख्या भी बढ़ाई जाती है। तो प्रोडक्शन का पहला फेज है माइटोटिक प्रोलिफरेशन। आसान भाषा में कहें तो संख्या बढ़ाना। ट्यूब्यूल के बेस में स्पर्माटोगोनियल स्टेम सेल्स होते हैं। ये वो बुनियाद हैं जहां से कहानी शुरू होती है। ये सेल्स माइटोसिस के जरिए डिवाइड होते हैं, मतलब अपनी कॉपी बनाते जाते हैं। इसी प्रोसेस से जर्म सेल्स की एक नॉन स्टॉप सप्लाई बनती रहती है, जिन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। और यही वजह है कि प्रोडक्शन कभी रुकता नहीं। अब आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, हमारा तीसरा सेक्शन, द ग्रेट जेनेटिक डिवाइड। यहाँ पर मियोसिस के जरिए जेनेटिक ब्लूप्रिंट को ठीक आधा कर दिया जाता है। ये एक बेहद जरूरी स्टेप है। इसे ऐसे समझिए, एक डिप्लॉयड सेल जैसे हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें 46 क्रोमोसोम्स का पूरा सेट होता है। लेकिन मियोसिस के बाद ये एक हैप्लॉइड सेल बन जाता है, जैसे कि स्पर्मेटेड, जिसमें सिर्फ आधा सेट यानी 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। तो मियोसिस का मुख्य काम है क्रोमोसोम की संख्या को आधा करना, ताकि फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम सही तैयारी हो सके। पर बात सिर्फ संख्या कम करने की नहीं है। मियोसिस के दौरान जेनेटिक मटेरियल की शफलिंग भी होती है, मतलब अदला बदली। इसी वजह से अगली पीढ़ी में जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवांशिक विविधता आती है। हर स्पर्म सेल अपने आप में यूनिक बन जाता है। और अब हम आ गए हैं अपनी असेंबली लाइन के आखिरी और सबसे ड्रामेटिक स्टेज पर, सेक्शन 4, अंतिम रूपांतरण। इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और ये एक सेल का कायापलट है। देखिए, इस फेज में एक गोल मटोल सा स्पर्मेटोवर्ड अपना रूप बदलना शुरू करता है। सबसे पहले ये एक एक्रोसोम बनाता है, एक कैप जैसा स्ट्रक्चर जिसमें फर्टिलाइजेशन के लिए बेहद जरूरी एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद इसमें एक फ्लैजेलम यानी पूंछ उगती है, जो इसे तैरने में मदद करेगी। और आखिर में सेल का फालतू साइटोप्लाज्म हटा दिया जाता है, जिससे एक मैच्योर स्पर्मेटोजोन का वो जाना पहचाना स्ट्रीमलाइन शेप बनता है। कह सकते हैं कि ये फैक्ट्री की फाइनल पैकेजिंग है। और जानते हैं, इस पूरे सफर में, मतलब एक स्टेम सेल से लेकर एक फुली फंक्शनल स्पर्म बनने तक, इंसानों में करीब 64 दिन लग जाते हैं। जी हाँ, 2 महीने से भी ज्यादा लंबा और जटिल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है ये। अच्छा, आप जरा फैक्ट्री फ्लोर से हटकर मैनेजमेंट के ऑफिस में चलते हैं। सेक्शन 5, हार्मोन्स, द मास्टर रेगुलेटर्स। यहाँ हम समझेंगे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी टेस्टिस एक्सिस को, जो इस पूरे सिस्टम का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। तो देखिए, ये हार्मोनल चेन ऑफ कमांड कैसे काम करती है।
दिमाग में बैठा हाइपोथैलेमस GnRH नाम का सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये एक ऑर्डर होता है LH और FSH बनाने का। फिर पिट्यूटरी से निकला LH लेडिक सेल्स को टेस्टोस्टेरोन बनाने का हुक्म देता है। वहीं FSH सर्टोली सेल्स को स्पर्म बनाने में मदद करने का सिग्नल देता है। और जब प्रोडक्शन सही चल रहा होता है तो टेस्टीज से इनहिबिन B नाम का हार्मोन निकलकर वापस दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भाई अब FSH प्रोडक्शन थोड़ा कम करो। एक परफेक्ट फीडबैक सिस्टम। तो यहाँ से सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एंड्रोजन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और FSH इन दोनों की ही ज़रूरत होती है। अगर फैक्ट्री को अपनी पूरी कैपेसिटी पर चलाना है तो ये दोनों हार्मोनल सिग्नल ज़रूरी हैं। और अब हम पहुँच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, स्पर्म काउंट ये ज़रूरी क्यों है। यहाँ हम देखेंगे कि इस बायोलॉजिकल प्रोसेस का असल जिंदगी में फर्टिलिटी और कॉन्ट्रासेप्शन जैसी चीज़ों से क्या लेना देना है। याद है हमने इनहिबिन B की बात की थी। ये हार्मोन जो सर्टोली सेल्स बनाते हैं ये असल में स्पर्म बनाने की प्रक्रिया का एक सीधा मार्कर है। आप इसे हमारी फैक्ट्री का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी KPI समझ सकते हैं। ये चार्ट बहुत साफ साफ दिखाता है कि इनहिबिन B का लेवल टेस्टीज के आउटपुट को कैसे बताता है। फर्टाइल पुरुषों में इसका औसत लेवल करीब 140 pg पर ml होता है। वहीं इनफर्टाइल पुरुषों में ये लेवल गिरकर लगभग 80 pg पर ml तक आ जाता है। तो इस पूरे हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम को समझना ही वो बुनियाद है जिस पर मेल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनाए जा रहे हैं। ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स करते क्या हैं? ये गोनाडोट्रोपिन्स यानी LH और FSH को ही दबा देते हैं, जिससे प्रोडक्शन लाइन कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, स्पर्म प्रोडक्शन के इस पेचीदा हार्मोनल डांस को समझने के बाद क्या एक रिवर्सिबल ऑफ स्विच मेल कॉन्ट्रासेप्शन का भविष्य हो सकता है? मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस फैक्ट्री को जरूरत पड़ने पर सुरक्षित रूप से बंद कर सके और फिर जब चाहें तब दोबारा चालू भी कर सके। इस पर सोचिएगा जरूर।